Hey everyone, today in this video we're going to discuss about stroke. Now the very first question, what is stroke? Stroke is nothing but the sudden loss of neurological function due to the interruption of blood flow to the brain. आपके ब्रेन के ब्लड फ्लो में किसी भी तरीके का अगर इंटरप्शन क्रिएट हो जाए जिसकी वजह से आपका जो ब्रेन है वो न्यूरोलॉजिकल फंक्शन को लॉस करने लगता है, दैट विल लीड्स टू स्ट्रोक। अब ये इंटरप्शन किसी भी तरीके का हो सकता है कि जो वेसल है वो रप्चर हो गई, इट विल लीड्स टू हेमोरेजिक स्ट्रोक, या फिर वहाँ पर इस्चीमिया डेवलप हो गया यानी कि जो ब्लड वेसल है वो नैरो हो चुकी है, आर्थेरोस्क्लेरोसिस डेवलप हो चुका है, थ्रोम्बस या एम्बोलिज्म की वजह से एनी हाउ आपका जो ब्रेन है उसमें ब्लड सप्लाई डिस्टर्ब कर रही है, इंटरप्ट कर रही है, दैट विल लीड्स टू स्ट्रोक। नाउ अकॉर्डिंग टू WHO, स्ट्रोक इज अ टाइप ऑफ ब्रेन एक्सीडेंट। ब्रेन का इस तरीके का एक्सीडेंट होना जिसमें आपको सडनली क्लिनिकल साइंस दिखते हैं, जो आपके साइन और सिम्टम्स यहाँ डेवलप होते हैं वो या तो फोकल डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं या ग्लोबल डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं आपके सेरेब्रल फंक्शंस में। यानी कि जो आपका सेरेब्रल का जो फंक्शन है ना, या तो वो किसी पर्टिकुलर एरिया के फंक्शन को डिस्टर्ब करेंगे विच लीड्स टू योर फोकल डिस्टर्बेंस, और हो सकता है कि आपके सारे सेरेब्रल फंक्शंस को डिस्टर्ब करने लगे विल लीड्स टू ग्लोबल डिस्टर्बेंस, और जिसके सिम्टम्स अकॉर्डिंग टू WHO 24 आवर्स तक भी लास्ट कर सकता है और उससे ज़्यादा भी कर सकता है, और इवन इससे डेथ भी हो सकती है और लास्टिंग डिसेबिलिटीज़ भी रहती है। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रोक। बेसिकली स्ट्रोक तीन तरीके के होते हैं, मेजरली दो ही तरीके के होते हैं, दैट इज योर इस्चेमिक एंड हेमोरेजिक, बट थर्ड वन इज ऑल्सो देयर, दैट इज योर ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक, जिसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। नाउ द वेरी फर्स्ट इज योर इस्चेमिक स्ट्रोक, जो कि 87% ऑफ द केसेज में आपका इस्चेमिक स्ट्रोक डेवलप होता है। इट इज ड्यू टू द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द ब्लड फ्लो टू द ब्रेन। ठीक है, आपके ब्लड फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, इट कैन बी ड्यू टू आर्थेरोस्क्लेरोसिस, किसी तरीके का प्लग बन गया, मिनी आर्टरीज जो है या मेजर आर्टरीज जो है उसमें आर्थेरोस्क्लेरोसिस डेवलप हो गया। ठीक है, या फिर आपका जो कार्डियो एम्बोलिज्म क्रिएट हो गया। ठीक है, तो दिस विल लीड्स टू इस्चेमिक स्ट्रोक। सेकंड वन इज योर हेमोरेजिक स्ट्रोक। हेमोरेज वर्ड से ही क्लियर है, देयर इज अ रप्चर ऑफ योर आर्टरीज। ठीक है, यहाँ पर जो है आपका ब्लड फ्लो इसलिए ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है क्योंकि आर्टरीज रप्चर हो गई। ठीक है, और रप्चर होने के ये अलग अलग स्पेस में भी हो सकती है, लाइक अगर सब एरिकनॉइड स्पेस पे रप्चर हुई है तो उसको बोलेंगे सब एरिकनॉइड हेमोरेज। ठीक है, इंट्रासेरेब्रल हेमोरेज, अगर इंट्रासेरेब्रल स्पेस में आपकी आर्टरी रप्चर हुई है तो। ठीक है, और एक और स्ट्रोक मैंने बताया, दैट इज योर ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक, यानी कि एक छोटा सा अटैक होता है, इसे मिनी स्ट्रोक भी आप बोल सकते हो, जो कि कुछ घंटे तक रहता है और कुछ मिनट से कुछ घंटे तक उसके बाद ये रिकवर हो जाता है। ये एक तरीके का वार्निंग साइन है फ्यूचर स्ट्रोक्स के लिए। ठीक है, तो दिस इज योर TIA, ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक। ठीक है, उसके अलावा भी आप स्ट्रोक को क्लासीफाई करते हो, आपने सुना भी होगा और रिपोर्ट्स में भी देखा होगा, इट विल रिटन एज MCA, PCA। दिस इज द नेम ऑफ द आर्टरीज, कौन सी आर्टरी में स्ट्रोक हुआ है। इट कैन बी हेमोरेजिक और नॉन हेमोरेजिक। ठीक है, PCA का मतलब है कि पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी, आपका ACA इज योर एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी, आपका मिडिल सेरेब्रल आर्टरी। ठीक है, या फिर कोई छोटी आर्टरी और कुछ भी आपका पर्टिकुलर नेम वाइज भी आपको क्लासीफाई कर सकते हैं आप इसको। ठीक, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कॉजेज ऑफ स्ट्रोक। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रोक के हिसाब से कॉजेज भी अलग अलग हो सकते हैं। इस्चेमिक स्ट्रोक है तो क्या रीजन रहा होगा, इस्चीमिया डेवलप हुआ है यानी कि जो आर्टरीज हैं वो नैरो हो गई हैं, उसमें क्लॉट बन चुका हो, या फिर उसमें आर्थेरोस्क्लेरोसिस डेवलप हो गया हो, प्लग फॉर्मेशन हो गया हो, जिसकी वजह से आपका इस्चेमिक स्ट्रोक डेवलप हुआ है। हेमोरेजिक स्ट्रोक का क्या कॉज हो सकता है, हेमोरेज हुआ यानी कि सडन रप्चर हुआ, इट कैन बी ड्यू टू अचानक से हाई ब्लड प्रेशर हो गया। ठीक है, ब्लड का प्रेशर बढ़ने से, या फिर हो सकता है कि ट्रॉमा की वजह से हो गया हो, या फिर ब्रेन में एन्यूरिज्म डेवलप हो गया हो, जिसकी वजह से आपका हेमोरेजिक स्ट्रोक हो सकता है। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रिस्क फैक्टर ऑफ स्ट्रोक। अब स्ट्रोक होने के चांसेस कहाँ पर ज़्यादा हैं, ये दो तरीके के हो सकते हैं, मॉडिफाइबल एंड नॉन मॉडिफाइबल। मॉडिफाइबल फैक्टर्स वो रिस्क फैक्टर्स हैं जिन्हें आप अपनी लाइफस्टाइल में थोड़ा बहुत चेंजेस करके, थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान दे करके मॉडिफाई कर सकते हैं, और नॉन मॉडिफाइबल वो फैक्टर्स हैं जिनको आप कुछ नहीं कर सकते, वो है। ठीक है, अब मॉडिफाइबल फैक्टर्स की बात करते हैं, लाइक अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो उसे क्विट कर दें, स्मोकिंग से आपका इसके रिस्क बढ़ जाते हैं स्ट्रोक होने के। राइट, हाइपरटेंशन है तो उसको मेंटेन रखना है, हाई कोलेस्ट्रॉल है उसको मेंटेन रखिए, ओबेसिटी है, ठीक है, तो इट कैन लीड्स टू सीवियर, बहुत सारी डिजीज हो सकती है इससे, तो उसके फैक्टर्स को आप रिस्क को कम कर सकते हैं बाय मेंटेनिंग योर डायबिटीज, मेंटेनिंग योर ओबेसिटी, योर ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल का लेवल, ये सारी चीजें, दैट इज योर मॉडिफाइबल फैक्टर। नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर्स आर दोज विच यू आर नॉट मॉडिफाई बाय योरसेल्फ, लाइक आपका एज आप नहीं बदल सकते, बढ़ते एज के साथ इसका खतरा बढ़ता है, तो रिस्क की बात कर रहे हैं हम तो, और जेंडर नॉन मॉडिफाइबल है। ठीक है, आपका एज, जेंडर, फैमिली हिस्ट्री में अगर ये रन कर रहा है, ठीक है, तो दीज आर नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर। लेकिन रिस्क फैक्टर को कंसीडर करके एक हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ स्ट्रोक से बचा जा सकता है।
सिम्टम्स ऑफ स्ट्रोक। सो स्ट्रोक कौन सी आर्टरीज में ब्लड सप्लाई आपकी डिस्टर्ब हुई है उसके हिसाब से आपके सिम्टम्स डिफर कर सकते हैं। लाइक एमसीए का अलग फंक्शन है, ठीक है, और जो आपका एसीए है वो जिस ब्रेन के जिस पार्ट को ब्लड सप्लाई पहुंचा रही है उस पार्ट का अलग काम है। तो यहाँ पर आपका आर्टरी कौन सी डिस्टर्ब हुई है, एरिया कौन सा डिस्टर्ब हुआ, उसके हिसाब से सिम्टम्स अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ सिम्टम्स हैं दैट इज योर अर्ली सिम्टम जो सडनली डेवलप होंगे और उससे आप स्ट्रोक को रिकॉग्नाइज कर पाएंगे और जल्दी से उसको मेडिकल केयर तक पहुंचा के आप एक लाइफ सेव कर सकते हैं। सो दैट इज योर FAST। इस निमोनिक को आपको याद रखना है। F स्टैंड्स फॉर फेशियल ड्रूपिंग, यानी कि जो वन साइड ऑफ द फेस होगा ना वो ड्रूपिंग होने लगेगी, यानी कि वो एक साइड ऐसे आपका फेस ड्रूप हो जाएगा अगर दूसरी साइड नॉर्मल रहेगा। अगर आप पेशेंट को बोलेंगे स्माइल करो तो ऐसा होगा कि वन साइड से तो स्माइल करेगा, अदर साइड विल ड्रूप डाउन। उसके बाद A स्टैंड्स फॉर आर्म, और यहाँ पे आर्म नहीं लेग्स की भी बात हो रही है। आर्म और लेग्स में आपकी वीकनेस हो जाएगी, ठीक है, नमनेस हो जाएगी, वो हाथ और पैर एक साइड का उठा नहीं पाएगा, ठीक है। S स्टैंड फॉर स्पीच, स्पीच या तो स्लर हो जाएगी या तो अटक अटक के बोलेगा, बोल नहीं पाएगा, कंफ्यूजन होने लगेगी और अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाएगी, ठीक है। कोऑर्डिनेशन, यहाँ पे बातचीत नहीं कर सकता है पेशेंट। फोर्थ थिंग इज योर टाइम। टाइम स्टैंड फॉर द टाइम टू कॉल इमरजेंसी, क्योंकि टाइम इज ब्रेन। जितना टाइम आप सेव करेंगे उतना ज़्यादा आप ब्रेन को सेव कर सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया भी था कि आपका जो स्ट्रोक होता है इस्केमिक स्ट्रोक, उसके बाद आपका जो ब्रेन है उसके जो न्यूरोनल डेथ है ना वो इतनी स्पीड से होता है कि 2 मिलियन ऑफ न्यूरॉन पर मिनट डेथ हो जाती है। तो आप जितने मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स को बचा सकते हैं उतने ज़्यादा आप फंक्शंस को प्रिजर्व रख पाएंगे पेशेंट के अंदर। इज दैट क्लियर? नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ब्लड सप्लाई ऑफ योर ब्रेन, यानी कि जो आपकी ब्रेन की जो ब्लड सप्लाई है उसकी एनाटॉमी को अगर हम देखें, सेरेब्रल वैस्कुलर सिस्टम जो उसका चेक करें तो आपको याद होगा सर्कल ऑफ विलिस, यानी कि जो आपकी ब्रेन की पूरी ब्लड सप्लाई है वो आपको सर्कल ऑफ विलिस से मिलती है। 2 वर्टिब्रल आर्टरी आगे चल के बेसिलर आर्टरी बनाती है, फिर उसके डिविजन्स आते हैं, दैट इज योर पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी, फिर आगे वो कम्युनिकेटिंग ब्रांचेस बनाती है, फिर आपकी मिडल सेरेब्रल आर्टरी की ब्रांच देती है, देन एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरीज बनाती है और उसके साथ में भी वो बहुत सारे छोटे छोटे ब्रांचेस देती है। तो ये जो आपका पूरा सर्कल ऑफ विलिस है ये पूरा आपकी ब्रेन की ब्लड सप्लाई पहुंचा रहा है। तो अगर किसी भी पर्टिकुलर मेजर आर्टरी में यहाँ पर हेमोरेज डेवलप होगा, इस्चीमिया डेवलप होगा, यानी कि स्ट्रोक होगा, तो वो जो आर्टरी जिस एरिया को ब्लड दे रही है, ठीक है, जिस एरिया पे ब्लड सप्लाई कर रही है, जिस न्यूरॉन्स को वो न्यूट्रिएंट ऑक्सीजन पहुंचा रही है, वो सारा चीज़ वहाँ पर नहीं होगा। तो क्या वो सेगमेंट जो वो एरिया है ब्रेन का उसके जो न्यूरॉन्स हैं वो अपना फंक्शन कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो उसका न्यूरोलॉजिकल फंक्शन जो है वो आपको लॉस दिखेगा। तो वही पर्टिकुलर फंक्शन लॉस होगा जिस आर्टरी की ब्लड सप्लाई डिस्टर्ब हुई है, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट MCA, यानी कि योर मिडल सेरेब्रल आर्टरी में स्ट्रोक, जो कि बहुत ही कॉमन साइट है स्ट्रोक होने का, और इसके आपके कुछ स्पेसिफिक सिम्टम्स दिखते हैं, जैसे कि वन साइड ऑफ लेग और आपका जो आर्म है और फेस है इसमें हेमीपैरेसिस डेवलप हो सकता है, इवन हेमीपैरालिसिस भी डेवलप हो सकता है। और जो आपका MCA स्ट्रोक होता है ना इसमें फेस और आर्म ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं इन कंपेरिजन टू लेग। उसके अलावा यहाँ पर स्पीकिंग डिफिकल्टी क्रिएट हो सकती है, जैसे कि आपका ब्रोकास एरिया इन्वॉल्व हो जाए, ब्रोकास एफिजिया डेवलप हो जाए, ठीक है। उसके बाद अगर आपका वर्निक्स एरिया इन्वॉल्व हो जाए तो लैंग्वेज को समझने में भी दिक्कत आएगी पेशेंट को। विजन डिफेक्ट भी हो सकता है, हेमियानोपिया डेवलप हो जाता है, यानी कि एक साइड का विजन फील्ड यहाँ पर डिस्टर्ब हो जाता है। देन पेशेंट को स्पीचियल रिलेशनशिप्स भी समझने में दिक्कत होने लगेगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ACA, दैट इज योर एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी। अगर इसमें स्ट्रोक हो जाए, इंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी आपका जो ब्रेन का मिडल पार्ट है उसको सप्लाई करती है ब्लड, ठीक है। तो अगर इसकी ब्लड सप्लाई डिस्टर्ब हो जाएगी तो इसमें कुछ स्पेसिफिक सिम्टम्स आपको दिखेंगे। फर्स्ट थिंग जो यहाँ पे हेमीपैरेसिस या पैरालिसिस डेवलप होगा वो आपके लेग्स में ज़्यादा प्रोमिनेंट होगा इन कंपैरिजन टू आर्म और फेस, ठीक है। सेकेंड थिंग जो इसके अंदर आपको दिखेगी, जो पेशेंट है ना उसमें इमोशंस की इनस्टेबिलिटी रहेगी, कन्फ्यूजन रहेगा, एपैथी रहेगी, ये वाले सिम्टम्स पेशेंट में ज़्यादा दिखेंगे। एंड द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि पेशेंट को मूवमेंट को इनिशिएट करने में भी दिक्कत आएगी, एबोलिया डेवलप हो जाएगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट PCA, दैट इज योर पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी। ये अगर इसमें हेमोरेज डेवलप हो जाता है ना तो कुछ स्पेसिफिक सिम्टम्स आपको दिखते हैं, क्योंकि ये ब्लड सप्लाई करती है आपके थैलेमस में, आपके ऑसिपिटल रीजन में। तो इसमें आपका जो सिम्टम्स जो आएंगे दैट इज द विजन डिफेक्ट, सबसे ज़्यादा जिसमें दिखेगा विजन डिफेक्ट हो जाएगा, कॉर्टिकल ब्लाइंडनेस हो सकती है पेशेंट के अंदर, विजन फील्ड जो है वो लॉस हो सकती है। सेकेंड थिंग कि जो पेशेंट है ना वो चीज़ों को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा, फेसेस को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा, और अगर टेम्पोरल रीजन इन्वॉल्व हो जाता है तो पेशेंट में मेमोरी लॉस भी दिखता है इन केस ऑफ PCA। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट इज योर वर्टिब्रोबैसिलर सिस्टम स्ट्रोक। वर्टिब्रोबैसिलर सिस्टम जो है आपका जो ब्रेन का पोस्टीरियर पार्ट है उसको ब्लड सप्लाई करती है, यानी कि आपका सेरेबेलम जो है और आपका ब्रेन स्टेम जो है
इस केस में इन्वॉल्व हो जाता है। तो सेरेब्रम और ब्रेन स्टेम की ब्लड सप्लाई में अगर इंटरप्शन क्रिएट होगा तो पेशेंट को कुछ स्पेसिफिक सिम्टम्स दिखते हैं, जैसे कि पेशेंट को डिजीनेस फील होगा, अनस्टेडी गेट रहेगा, कोऑर्डिनेशन खराब हो जाएगा, अटैक्सिया होने लगेगा, ठीक है। उसके अलावा जो पेशेंट है उसको स्वेलोइंग डिफिकल्टी आ जाएगी, दैट मीन्स डिस्फेजिया डेवलप हो सकता है, विजन जो है यहाँ पे डिस्टर्ब हो सकती है, डबल विजन हो सकता है पेशेंट को, और सीवियर केसेस के अंदर पेशेंट बिल्कुल कॉन्शियसनेस भी खो सकता है, ठीक है। मेडिकली स्ट्रोक को डायग्नोस करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंटली सीटी स्कैन किया जाता है, जिससे कि आपका हेमोरेजिक स्ट्रोक है तो वो तुरंत डायग्नोस हो जाता है। क्विकली डायग्नोस करने के लिए द सीटी स्कैन इज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग। उसके बाद आपका एमआरआई हो सकता है, एमआरआई से कितना एक्सटेंट तक ब्रेन डैमेज हुआ है वो पता चल जाता है। उसके अलावा आपका कैरोटिड आर्टरी में अल्ट्रासाउंड किया जाता है, जिससे अगर आपकी कैरोटिड आर्टरी में किसी तरीके की ब्लॉकेज है तो वो पता लगाई जा सकती है। उसके अलावा भी मेडिकल डायग्नोसिस के अंदर एंजियोग्राफी परफॉर्म की जा सकती है। तो अगर हम फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट देखें तो इट्स डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ स्ट्रोक। अगर इस्केमिक स्ट्रोक है तो ऑब्वियसली बात है किसी तरीके का क्लॉट फॉर्मेशन होगा, तो उसको डिजॉल्व करने के लिए हम जैसे थ्रोम्बोलिसिस वाले एजेंट्स दे सकते हैं, या फिर अगर क्लॉट का साइज बड़ा है तो उसे मैकेनिकली भी रिमूव किया जा सकता है, जिसे हम मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी कहते हैं, ठीक है। उसके अलावा कुछ प्रिवेंटिव ड्रग्स आपके इसमें दिए जाते हैं, लाइक स्टार्टिन हो गया, या फिर ब्लड थिनर्स आप कह सकते हो कि इन केस ऑफ इस्केमिक स्ट्रोक प्रोवाइड किया जाता है। अगर हम बात करें हेमोरेजिक स्ट्रोक की, तो हेमोरेज हुआ है तो ऑब्वियसली बात है ब्लड लॉस हो रहा है, तो ब्लड को ब्लीडिंग कंट्रोल करने के लिए हम मेडिकेशन दे सकते हैं। ब्रेन स्वेलिंग ज़्यादा ना हो, स्वेलिंग को कंट्रोल करने के लिए हम मेडिकेशन दे सकते हैं। अब जो ब्लीडिंग हो गई है वो एक जगह रुक करके हेमाटोमा बना सकती है, तो उस हेमाटोमा को आप सर्जिकली रिमूव कर सकते हैं। एन्यूरिज्म है तो उसको सर्जिकली रिमूव किया जाता है इन केस ऑफ हेमोरेजिक स्ट्रोक। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रिहैब प्लान। रिहैबिलिटेशन इतनी जल्दी आपको स्टार्ट कर देनी है एज सून एज द पेशेंट इज स्टेबल। जितनी जल्दी पेशेंट स्टेबल हो रहा है उसके तुरंत बाद आप रिहैब प्रोटोकॉल स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि फिजियोथेरेपी एक वाइटल रोल प्ले करती है पेशेंट के स्ट्रेंथ को, मोबिलिटी को और इंडिपेंडेंस को वापस से रीगेन करने में आफ्टर अ स्ट्रोक अटैक। सो द वेरी फर्स्ट थिंग जो कि इसके अंदर हम रिहैब प्रोटोकॉल के अंदर पढ़ेंगे कि रिहैबिलिटेशन आपके एक्यूट फेज में क्या होगा, सब एक्यूट फेज में क्या होगा और क्रोनिक फेज में क्या होगा, क्योंकि सारे फेज में हमारे गोल्स अलग होते हैं, तो हमारा जो रिहैब प्रोटोकॉल है वो भी अलग अलग होता है और स्पेसिफिक होता है। सो एक्यूट फेज के अंदर हमारा गोल है कि पेशेंट की जो प्राइमरी जो अभी कोई कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो सकता है उसको हमें प्रिवेंट करना है और मोबिलिटी पे ध्यान देना है, ठीक है। सब एक्यूट फेज के अंदर हमें पेशेंट को वापस से स्ट्रेंथन करना है, उसकी मोबिलिटी वापस लेके आनी है। एंड द क्रोनिक फेज जिसके अंदर किसी तरीके की सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशंस ना हो, उससे हम पेशेंट को प्रिवेंट करते हैं, पेशेंट अपने एडीएस को परफॉर्म कर पाए, फंक्शनल एक्टिविटी में वापस जा पाए, ठीक है। उसको मैक्सिमम उसको इंडिपेंडेंट बनाना इज द क्रोनिक रिकवरी का, क्रोनिक फेज का गोल है, ठीक है। सो लेट्स डिस्कस वन बाय वन। एक्यूट फेज के अंदर आप जो इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान रख सकते हैं, द फर्स्ट थिंग इज पैसिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेज एंड योर प्रॉपर पोजिशनिंग से आप स्पास्टिसिटी को रिड्यूस कर सकते हैं, इवन कॉन्ट्रैक्चर्स को भी प्रिवेंट कर सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्चर फॉर्म ना हो। उसके साथ साथ आप चेस्ट पीटी करा सकते हैं, जिससे आपका जो लंग्स इन्फेक्शन है आप उसको प्रिवेंट कर पाएंगे। इवन जो पेशेंट है उसको किसी तरीके की पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशन भी डेवलप नहीं होगी। सेकेंड, आप सब एक्यूट फेज के अंदर पेशेंट को वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेस पे लेके आ सकते हैं, उसके बाद उसको बैलेंस, कोऑर्डिनेशन, प्रोप्रियोसेप्शन इन सब पे वर्क कर सकते हैं एंड साथ के साथ आप गेट ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। क्रोनिक फेज के अंदर आपका जो मेन फोकस होता है दैट इज द स्ट्रेंथनिंग वगैरह, ठीक है। ये आपका ओपीडी वाला पार्ट है, आउट पेशेंट पार्ट है। अब इसके अंदर आप पेशेंट को क्या करा सकते हैं कि एडवांस टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं, वर्चुअल रियलिटी यूज़ कर सकते हैं, मिरर थेरेपी यूज़ कर सकते हैं, फंक्शनल इलेक्ट्रिकल इंस्टिमुलेशन प्रोवाइड कर सकते हैं जो पैरालाइज मसल है उसको वापस वर्क कराने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप पेशेंट को क्रोनिक फेज के अंदर ट्रेन करते हैं। और उसके बाद जो आपकी सब एक्यूट फेज में एक्सरसाइजेस चल रही थी, गेट ट्रेनिंग वगैरह हो गया, कोऑर्डिनेशन बैलेंस के लिए एक्सरसाइजेस वो आप कंटिन्यू करते हैं, वेट बेयरिंग आप कंटिन्यू करते हैं। दिस इज ऑल अबाउट स्ट्रोक। होप यू गाइज लाइक द वीडियो एंड एज यू ऑल नो प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। सो ऐसी कोई कंडीशन डेवलप ही ना हो उसके लिए ज़रूरी है कि आप इसको प्रिवेंट करें, और प्रिवेंट करने के लिए भी आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, जस्ट अपनी लाइफ को हेल्दी रखना है, अपनी लाइफ में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना है। अगर आप अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, तो उसको थोड़ा लिमिट कर दें, कट डाउन कर दें। इसका कोई बेनिफिट तो है नहीं, लॉस ही लॉस है, तो फिर अवॉइड करें ये चीज़ें। एंड सेकेंड थिंग कि आप एक हेल्दी डाइट मेंटेन करें, प्रोसेस फूड हो गया, जंक फूड हो गया, उसको अवॉइड करें, ठीक है। एंड अगर आपका बीपी बढ़ा हुआ रहता है, ब्लड शुगर बढ़ा हुआ है, आपको डायबिटीज़ है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, ये सारी चीज़ें मेंटेन करें और एक हेल्दी वेट मेंटेन करें, रेगुलरली एक्सरसाइज करें और इन सारे रिस्क फैक्टर्स को कट डाउन कर दें और हेल्दी रहें, हैप्पी रहें। होप यू गाइज लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, फॉलो फॉर मोर।